जी, May June 23 paper 5-2 question number 1. The random variable x takes the values minus 2, 2 and 3. It is given that probability of x is equal to this. अच्छा अब ये देखें ये क्वेश्चन आ गया probability distribution function से. Drop the probability distribution table for x. तो जब हम टेबल बनाते हैं तो आपको पता है कि जो रैंडम वेरिएबल हम ले रहे होते हैं उसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें -2 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया. अब ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसने दिया हुआ है वो इस फॉर्म में है कि दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1. जब आप इसमें -2 पुट करेंगे 4 - 1 तो ये वाली वैल्यू तो आती है 3k. दिस इज ऑल्सो 3k. और जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 9 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 8k. सबसे पहले गिविंग द प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल सोल्यूशन है. देखें कि जिस टाइम हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x 336 एंड 14k है. और आपको पता है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है इट इज इक्वल टू 1 है तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/14. अगर k की वैल्यू ये आती है तो उसने जैसा कि हमें ये कहा है कि हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और उसने हमें ये नहीं कहा था कि k को फाइंड कर. इसलिए आप क्या करें कि -2, 2 और 3 k की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है 3/14. दिस इज 3/14 एंड इट इज 8/14. अब आप जब इसमें सम ऑफ प्रोबेबिलिटी लेंगे इट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा. k की वैल्यू तो बन गई 1/14 और x स्क्वायर -1. नेक्स्ट स्टेप है e ऑफ x फाइंड करना है. e ऑफ x बनता है समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी. तो अपने टेबल में एक कॉलम और बनाएं और उसमें सिर्फ इतना करें कि x इंटू प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, चलो मैं ऐसे x इंटू पी लिख देता हूँ. इट इज -6/14, 6/14 एंड 24/14. ले जी, जब आप इसमें सम लगाएंगे ना तो ये तो ऊपर वाले दो तो माइनस प्लस कट जाएंगे तो इसका सम आ जाएगा 24/14 एंड विच इज 12/7. ये मीन आ गया. तो वेरिएंस ऑफ x लगाने के लिए विल बी नीडिंग ex स्क्वायर एंड दिस इज द मीन ऑफ द फंक्शन. अब ex स्क्वायर की वर्किंग कर लेते हैं. तो ex स्क्वायर का फॉर्मूले का जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा समेशन x स्क्वायर इनटू द प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी करें तो आपने 4 इंटू प्रोबेबिलिटी. ठीक है, फिर ये 2 स्क्वायर 4 इंटू प्रोबेबिलिटी एंड 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू प्रोबेबिलिटी. इन सबको एडअप कर लेते हैं ना. तो जब हम इसको एडअप करेंगे ये 12 + 12 + 72 आ जाएगा, 96 बन जाएगा. दिस इज 96/14. तो e ऑफ x की वैल्यू आ रही है 96/14 और variance of x is equal to 96/14 and -12/7 स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर दें तो ये बनता है 192/49. ठीक है, या फिर आप इसको डेसिमल में लिख लें. ये क्वेश्चन नंबर 2 में बात आ गया स्पोर्ट्स इवेंट इज टेकिंग प्लेस फॉर 4 days beginning on Sunday. The probability that it will rain on Sunday is 0.4. ओके, यानी इसका मतलब है कि अब इंफॉर्मेशन को साथ साथ हम हाईलाइट करते जाते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. कि the probability that it will rain on Sunday is 0.4. On any subsequent day, the probability that it will rain is 0.7. If it is rained on the previous day and 0.2 if it did not rain on the previous day. अगर previous day rain होगी तो next day की probability 0.7 बन रही है and 0.2 if it did not rain on the previous day. अच्छा, बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे यहाँ पे भी हम एक्सपीरियंस करते हैं. अगर आज बारिश है तो कल के बारिश के चांस बढ़ जाते हैं. और ये उसने बात की है कि अगर रेन आज के दिन नहीं है तो नेक्स्ट डे की रेन की प्रोबेबिलिटी कम है.
चलिए अभी सारी इंफॉर्मेशन में क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन ऑन एनी ऑफ द 4 days of the event. Let's write about day 1, और day 1 में we take the probability of rain which is equal to 0.4 or probability of not rain is equal to 0.6. Find the probability that it does not rain on any of the 4 days. Okay. फिर इसी तरह डे 2 ले लें, दिस इज संडे एंड दिस इज मंडे। अब वो कह रहे हैं कि संडे को रेन हुई है और मंडे को, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन इज इक्वल टू नॉट रेन, यानी 0.2 if it did not, if it is rain on previous day, and 0.2 if it did not rain on the previous day। अच्छा, इसका मतलब 0.2 तो रेन है ना, तो नॉट रेन ये बन जाएगा। अच्छा, मंडे आ गया। ट्यूसडे को अब आप देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, तो नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी बन रही है 0.8। जब हम ये लिखेंगे नो रेन और 4 days, so it is 0.6 into 0.8 into 0.8 into 0.8. Okay. Okay, find the probability that the first day which it rains, ठीक हो गया। यानी मतलब ये हुआ कि find the probability that the first day on which it rains during the event is Tuesday, यानी पहले दिन जो बारिश हो रही है वो ट्यूसडे में, या हम इस तरह कर लें कि ट्यूसडे को पहले दिन बारिश होगी। ठीक है, फर्स्ट डे में इस तरह हो रहा है, यानी हम इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, हम लिखेंगे संडे को कोई बारिश नहीं हुई, यानी इसका मतलब है ये वाला आ गया। मंडे को कोई बारिश नहीं हुई, यानी नो रेन है, तो नो रेन की प्रोबेबिलिटी वो बन रही है 0.8। ठीक है, और इसी तरीके से फिर जब ट्यूसडे की बात आ रही है तो ट्यूसडे को रेन है। अब ये जो रेन है ये 0.2 है, क्योंकि इसने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि इफ इट इज रेन ऑन द प्रीवियस डे। अच्छा, ये यहाँ से 0.2 इफ इट डिड नॉट रेन ऑन द प्रीवियस डे, यानी प्रीवियस डे अगर बारिश नहीं है तो नेक्स्ट डे बारिश की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अब देखो कि प्रीवियस डे ये जो चीज है ये नो रेन की है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 0.2 इसको लेंगे। अच्छा, अगर हम 0.2 लेंगे तो अब उसने कहा है कि हमने फर्स्ट डे ऑन विच इट रेन ड्यूरिंग द इवेंट इज ट्यूसडे, ट्यूसडे को ये चीज आ रही है, तो ये आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.096। ये इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 days ऑफ द इवेंट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेना, यानी अगर 4 days की कंपल्शन तो लगेगी है, यानी पहले दिन अगर बारिश है तो इसका मतलब है नॉट रेन नॉट रेन नॉट रेन होना चाहिए, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये बन रही है। फिर इसी तरीके से आप इसको आगे लेके चलें तो और ऑप्शन क्या हो सकती है, पहले दिन बारिश नहीं है तो दूसरे दिन बारिश है, फिर अगर पहले 2 दिन बारिश नहीं है तो तीसरे दिन बारिश है, पहले 3 दिन बारिश नहीं है तो चौथे दिन बारिश है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये संडे को रेन आ रही है, कि रेन ऑन संडे, दिस इज ऑन ट्यूसडे, दिस इज ऑन वेडनेसडे एंड दिस इज ऑन संडे। सॉरी, ये मंडे आएगा ना, ये तो मंडे है। ऑन मंडे, दिस इज ट्यूसडे और ये वेडनेसडे है। ठीक है, अच्छा अब इसके मुताबिक अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को लिखते हैं तो ये क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन में है तो संडे की रेन 0.4 दे रही है। On the subsequent day, the probability that it will rain is 0.7 if it rained on previous day.
यानी प्रीवियस डे रेन होगी तो नेक्स्ट डे इसकी प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी। ये देखो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखें ना कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन 0.7 इफ इट रेन ऑन द प्रीवियस डे, यानी प्रीवियस डे रेन है तो फिर 0.7 है। अगर नॉट रेन होगी तो इसका मतलब है कि अब ये देखो ना, इसको ऐसे लिखो, ये रेन है और आगे नॉट रेन आ रही है, ठीक है, और यह रेन आएगी, ठीक है। रेन की प्रोबेबिलिटी उसने 0.7 दिया तो नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। यहाँ पे हमारे पास जो अगला स्टेप बन रहा है वो यही बन रहा है। मैं मतलब पहला केस लेता हूँ ना, तो 0.4 इसकी प्रोबेबिलिटी है, नॉट रेन कितना आ गया, 0.7 आ गया। अब ये जो है ना, इसको पिछले से कंपेयर करें, नॉट रेन है तो नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.8 बन रही है और फिर नेक्स्ट भी 0.8 आ जाएगी प्लस। अच्छा, अब आ जाए इसमें, तो ये जो n है ये फर्स्ट डे नॉट रेन है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो 0.6 बन जाएगी। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट डे रेन हो गया। अच्छा, अब इस रेन को जब आप पिछले दिन से आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस डे से डिपेंडेंट हो रही है ना, वो कहता है जी अगर पिछले दिन बारिश नहीं है, नॉट रेन 0.2 बनती है। अच्छा, अब ये तो हो गया रेन होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब है रेन के बाद नेक्स्ट डे रेन की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो उसने मेंशन की हुई है 0.3, क्योंकि हमने ये लिखा था कि जब हम रेन ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे रेन और नॉट रेन, ठीक है। उसने क्या लिखा था कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन इज 0.7 इट इज रेन ऑन द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे की प्रोबेबिलिटी जो है वो बन रही है। हाँ, अब ये देखो ना, अब हमने क्या लिया, रेन की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अब जैसे हमने 10 आ गया नॉट रेन, फिर ये रेन है, यानी नॉट रेन के बाद रेन 0.2 आ गया। अब रेन के बाद नॉट रेन आ रही है तो नॉट रेन 0.3 है, और फिर उसके बाद नॉट रेन को जब आप फाइनल इस वाले एन को चेक करेंगे तो वो उससे पहले दिन बारिश नहीं थी तो उसकी नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी बनती है 0.8। ये भी डील हो गया। अब इसी तरीके से अगर पहले दिन बारिश नहीं है तो नेक्स्ट केस को भी अब हम देख लेते हैं। 0.6 आ गया संडे का। अच्छा, मंडे का, अब पिछले दिन बारिश नहीं है ना तो वो बन जाएगा 0.8। फिर उससे नेक्स्ट डे बारिश नहीं है तो, अच्छा यहाँ पे आ रहा था। अच्छा, अब उसमें क्या है, नॉट रेन के साथ आगे रेन आ रही है ना, नॉट रेन के साथ जब रेन लेंगे वो 0.2 बन रही थी, वो 0.2 है। और अब रेन के बाद आगे आ रही है जी नॉट रेन, तो ये 0.3 आ गई। ये तीसरा केस भी हो गया। अब इसमें देखें, इसमें ये संडे बन रहा है, संडे को नॉट रेन ये बन रहा है। अब पिछले दिन रेन नहीं है तो नेक्स्ट डे जब रेन नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, फिर नेक्स्ट डे रेन नहीं है 0.8 है। फाइनल रेन जो है ना, वो जब नॉट रेन के साथ आप उसे लिंक करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 0.2 बन रही है। अब आप इस सारे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बड़े ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करने वाला था। अच्छा, यहाँ पे ये 0.7 गलत लगता है, क्योंकि देखो कि नॉट रेन आ रही है, नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अच्छा, इसको ठीक करें, 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.8 इंटू 0.8, दिस इज 0.0768, और 0.3136 था, उसमें से ये आंसर आ गया प्लस 0.0288 प्लस 0.0288 प्लस 0.0768। हाँ जी, अब ये आंसर सही आ गया, उसमें मिस्टेक हो गई थी, 0.2112 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द फॉलोइंग बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम रिप्रेजेंट्स a monthly salaries in dollars of 27 employees at each of the two companies A and B. ओके, अब देखें की को जरा हम देख लेते हैं। अब ये जो दरमियान में 27 है ये स्टेम आ रहा है, और जब 27 को आप कंपनी ए के लिए पढ़ेंगे ना, ये देखो यहाँ से जोड़ेंगे ना, तो ये 1 जो है ये 10 को शो कर रहा है, ये 2710 आ रहा है।
और जब कंपनी बी में पढ़ेंगे 27/6 जो है वो 60 बन रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि जब 25 को ये देखें 4 के साथ पढ़ेंगे तो ये 254 नहीं है, ये 2540 होगा। तो सारी टर्म्स के साथ 0 लगा देना, ये 2600 हो जाएगा। इस तरह करके आप इस वैल्यू को रीड करेंगे। अच्छा, पहली बात तो समझ आ गई। वगैरह फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द मंथली सैलरीज ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए की बात हो रही है। अच्छा, क्या उसने हमें मेंशन किया है कि 27 एम्प्लॉइज उसने दिए हैं? बिल्कुल ठीक हो गया, मेंशन कर दिया। ग्रुप डेटा आ गया। इसमें अगर हम मीडियन इसका फाइंड करते हैं तो जैसे मैं n+1/2 टर्म लेता हूँ तो ये बनता है 28 डिवाइड बाई 2। 14th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो मीडियन बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको 27 के साथ जब आप जोड़ेंगे तो मीडियन की वैल्यू बन रही है 2710। ये मीडियन आ गया। अच्छा, फिर क्योंकि इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहा था तो हमें Q1 भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। तो इसका मतलब है 1/4 फाइंड 1/4 टाइम ऑफ n+1 टर्म, यानी 28 डिवाइड बाई 4 और ये 7th टर्म आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये टर्म बनती है। इसका मतलब है Q1 का आंसर आ रहा है 2610 बन रहा है। अच्छा, इसी तरीके से Q3 की वैल्यू ले लें। इसमें फार्मूला याद रखें, ग्रुप डेटा टेबुलेटेड फॉर्म में हो तो उसमें 3/4 टाइम ऑफ n+1 टर्म लेंगे, यानी ये 75 टर्म बनता है, 75th परसेंटेज बन जाती है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 के साथ 4 7 7 3 21st टर्म। इसका मतलब है कि आप इसे काउंट करें ना तो देखें यहाँ तक हमारे पास 14 आ गया था, 15 16 17 18 19 20 21। 21 का मतलब ये होगा कि Q3 की वैल्यू बन रही है 2840, क्योंकि हमें इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है। तो वो आ जाएगा 2840 माइनस 2610। 2840 माइनस 2610 तो 230, यानी मिडिल 50 जो परसेंट लोग हैं उनकी जो रेंज वैल्यूज आ रही हैं वो 230 का उसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कह रहा है कि द लोअर क्वार्टाइल मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ कंपनी बी आर, ये उसने मेंशन कर दी है। ड्रॉ 2 बॉक्स विस्कर प्लॉट्स इन द सिंगल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फॉर द सैलरीज ऑफ ए एंड बी। अच्छा, सबसे पहले तो ए में देखेंगे स्मॉलर वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये ले लेते हैं नंबर लाइन से और इसी को दोनों 0 से स्टार्ट होंगे। सैलरी नेगेटिव तो किसी की होनी नहीं है। इसमें देखें कि स्मॉलेस्ट नंबर 2500 का आ रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। और इसमें कंपनी बी में अगर आप इस 4 के साथ जोड़ते हैं, यानी इसका स्मॉलेस्ट नंबर 2500 है और इसका 2540 आ रहा है। तो इसका मतलब है मिनिमम सैलरी जो है ना वो 2500 बन रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लार्जेस्ट सैलरी की तरफ अगर हम जाते हैं, ये वाली सैलरी बन रही है 3090 और इसको जब आप लिखेंगे तो ये बनेगा 3010। 3090 इज द लार्जेस्ट नंबर बन रहा है। अब हमने ऐसे सेटिंग करनी है कि इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज पूरी आ जाएंगी। इसमें देखें कि वैल्यूज कौन कौन सी चल रही हैं। 25 यानी 2540, 26, 27, 28, 29 यानी 25 है। और अगर इसको 2600 कर लें, दिस इज 2700, 2800, 2900 और दिस इज 3000। 26 27 28 29 3000 और एक बढ़ रहा है 3100 पे आ गया। अच्छा, अब पहले कंपनी ए का जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर था उसको अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें तो ये वो नंबर बन रहा है। हम इसे कह देते हैं जी कि दिस इज दैट नंबर। ए का लार्जेस्ट नंबर आ रहा है 3010। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है, ये लीजिए ये लार्जेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, 3010। फिर हमने इसमें लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू निकाली है, वो 2610 बन रहा है। तो 2610 पे आके ये लीजिए
ये लाइन लगा दी। फिर इसी तरीके से इसमें मीडियन बन रहा है 2710, तो 2710 पे आके ये लाइन लगा दी। 2710 के बाद आ गया जी अपर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल 2840 है। 28 10 20 30 एंड 40, ये वाली वैल्यू आ रही है 28 की। ये लें जी। अब इसके मुताबिक हमें ये पता चल गया, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3, और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज हमारे साथ आ गई। अच्छा, कंपनी बी के बारे में उसने हमें बता दिया है कि लोअर क्वार्टाइल, अगर हम कंपनी बी के लोअर क्वार्टाइल वैल्यू लेते हैं कि लोअर क्वार्टाइल वैल्यू इज एग्जैक्टली 2600, तो 2600 पे ये एक बना दिया। फिर 2690 आ रहा है, तो 2690 की वैल्यू जो है वो, दिस इज फॉर मीडियन। अपर क्वार्टाइल आ रहा है 2780, किधर गया जी 27 और 80, ये वाली वैल्यू आ गई। सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 3090 आ रही है, 30 और 90, ये वाली वैल्यू आ रही है 30 एंड दिस इज 90। और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है 2540, 2540 ये आ गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। लें जी, अब ये बी को शो कर रहा है और ये ए को शो कर रहा है, ये हमने इसे कंप्लीट कर लिया। उसने जैसे हमें कहा है ना कि ड्रॉ टू बॉक्स विस्कर प्लॉट इन अ सिंगल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फॉर द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज एट कंपनी ए एंड बी। अच्छा, कमेंट करना है ऑन वेदर द मीन वुड बी मोर appropriate measure than the median for comparing the given information for two companies। मीडियन और मीन के बारे में उसने बात की है ना। मीन जो है ना हमेशा उस टाइम ज्यादा रिलायबल होता है जब तमाम का तमाम डाटा जो है ना वो एक एवरेज के करीब करीब जा रहा हो। मसलन मैं इसमें यहाँ पे देखता हूँ कि हम टेबल पे, यहाँ पे अगर यहाँ वापस जाए ना, आप देखें कि बहुत ज्यादा वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे लाइक कर रही है। यानी इसका मतलब है 26 और 27 के अंदर जो है ना कहीं पे मीन इसका लाई करना चाहिए, सेंट्रल बिहेवियर इसका यहाँ पे आना चाहिए। दोनों डेटा में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज्यादा वैल्यूज यहीं पे लाई कर रही हैं। ठीक है, और अगर हम मीडियन की वैल्यू देखते हैं, मीडियन भी कमोबेश यहीं पे लाई कर रहा है। अच्छा, कौन सा नंबर 2500, 27 और 3000, यानी इतना बड़ा गैप नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गैप ना हो तो देखें कि अगर हम इसमें चेक करें ना, ये यहाँ पे गैप आ गया कंपनी बी में ना, बी में इधर कोई लोग नहीं है और ये वैल्यू जो है ना आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गैप है ना ये एक एक्सट्रीम वैल्यू को शो कर रहा है, यानी 3090 एक एक्सट्रीम वैल्यू बन रही है ये। तो अगर जब भी कोई डाटा में एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है ना, तो उसमें मीडियन बेस्ट रहता है। ठीक है, हम जब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ से भी आप चेक करें कि ये जो लार्जेस्ट वाली साइड पे जा रही है, ये काफी ज्यादा इसमें गैप आ रहा है। इसमें गैप का मामला ठीक है, तो क्योंकि एक नंबर का पार्ट है, मीन और मीडियन को चेक करना हो ना, तो आपने एक्सट्रीम वैल्यू देखनी होती है। अगर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो तो मीन फिर वो मिसलीड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें ये लिखते हैं कि मीडियन इज, लें जी। Our next question is for a fair five-sided spinner has a side labeled 1 to 5. The spinner is spun repeatedly until a 2 is obtained. इसका मतलब है कि let's find the probability of getting this 2. It would be 1 over 5, so we call it as a success. And Q would be equal to 4 over 5, so we can take the values in decimals as well. The random variable x denotes the number of spins required at x is equal to 4. It is a geometric distribution
in geometric distribution for a specific number of term, like it's the fourth term. So we are getting our required answer in the fourth term. So what is happening? जो इसके previous 3 terms थी वो वहां पे फेलियर हुआ है, तो इसे q power 3 लेंगे, तो 0.8 power 3 and this is 0.2. Probability of x is less than 6. जब लेस देन 6 है तो इसमें आप सोचें कि फर्स्ट में सक्सेस आ सकता है और सेकंड टर्म में आ सकता है और थर्ड टर्म में आ सकता है और फोर्थ टर्म में आ सकता है और फिफ्थ टर्म में आ रहा है। लेस देन 6 का ये मतलब लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसको सामने रखते हुए हमें x इज लेस और इक्वल टू 5 लिख लेना चाहिए। फिर ये रूल हमने पढ़ा है, x इज लेस और इक्वल टू r, इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट 1 माइनस क्यू पावर r। इसका मतलब है ये बन जाएगा 1 माइनस क्यू पावर 5। फाइनल आंसर आ जाएगा 6723। Two spinners five-sided, two fair five-sided spinner each with sides labeled 1, 2, 3, 4, 5 are spun at the same time. If the number obtained are equal, the score is 0. देखिए, जिस टाइम हमने दोनों स्पिनर्स को पॉसिबिलिटी डायग्राम से लिया तो जहाँ पे 1 एंड 1 आ रहा था तो हमें ये पता चल गया कि जब सेम नंबर आएंगे तो उसको हमने 0 करना है। तो इसी तरीके से फिर हम ये इसमें भी चेक कर सकते हैं 3, 3, 4, 4 और 5, 5। ये सारे के सारे नंबर्स में ये बात समझ आ रही थी कि इसको हमने 0 कर दिया। और बाकी जो नंबर्स हैं उसने क्लियरली मेंशन किया, आपने सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव आंसर बनाने के लिए। कह रहे हैं जहाँ पे बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस करना है। हमें क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर जो स्कोर है उसको आप गिवन दैट, अच्छा दो चीजें आ रही हैं, यानी यहाँ पे गिवन की इंफॉर्मेशन भी आ रही है ना। आप इसको ऐसे गिवन दैट स्कोर इज नॉट इक्वल टू 2, ये जो वैल्यू है ये इवेंट बी बन जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। नॉट इक्वल टू 2, बी की वैल्यू पहले देख लें जो नॉट इक्वल टू 2 है। आप ऐसा करो ना, जो 2 वाले नंबर्स हैं वो ले लें। देखें ये 6 नंबर है, इसका मतलब है अदर देन 6 कौन से आ जाएंगे? कितने रह जाएंगे? 19/25, ये बी बन जाएगा। हमने लेना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और उसको डिवाइड कर दें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। इसका मतलब है हमें फाइंड करना है ए और बी। अब वो क्या कह रहा है कि द स्कोर इज ग्रेटर देन 0। देखें ये जो हम बी के बारे में लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू 2 है, तो बेसिकली बी में जो जो उनसे नंबर आ सकते हैं ना उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे बी वाले नंबर आ गए, ठीक। 2 नहीं लेना हमने, तो इसका मतलब है कि ये आ गया। 2 नहीं लेना तो इधर से ये वाला भी आ रहा है। अच्छा 4 और 3 भी शामिल है, 1 एंड 0 भी शामिल है, ये 3 शामिल है और ये 3 शामिल है। बी इवेंट है उसको हाईलाइट कर दिया। अब हमें ए लेना है। ए में वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्कोर इज ग्रेटर देन 0। 0 से जो ग्रेटर स्कोर है वो हम सर्कल कर लेते हैं ना। दिस इज ग्रेटर देन 0, ये वाला भी 2 जो है ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब है कि देखें सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर हमें निकालने पड़ेंगे ग्रेटर देन 0 के लिहाज से ना। ये जितने नंबर्स हैं ऑल दीज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज ग्रेटर देन 0। बस 0 को हम छोड़ रहे हैं तो बाकी नंबर्स ये आ जाएंगे। ये ले। अब इन तमाम सर्कल वाले नंबर्स में से वो नंबर पिक कर लें जो हाईलाइटर के साथ कॉमन आ रहे हैं। मैं उनको टिक करता हूँ, यानी ये नंबर हमें चाहिए, ये 2 चाहिए, ये चाहिए, ये भी है, इधर से ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ गया, ये आ गया। अब इधर से ये भी आ रहा है। अब इन सारों को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी वो नंबर है जो कॉमन आ रहे हैं ग्रेटर देन 0। कोई नंबर ऐसा हो जो हमने मिस ना किया हो। 3, 4, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 3। तो ये बोले आ गया 14/25। अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लें कि ये बन जाएगा 14/25 और इसको b से डिवाइड कर दें 19/25, तो आंसर आ जाएगा 14/90। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है द टू स्पिनर आर स्पन एट द सेम टाइम रिपीटेडली फॉर 9 randomly chosen spins of two spinner, यानी n9 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि हमें ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी लेनी है। और किस पे लेनी है? एटलीस्ट 3 ओकेजन, यानी एटलीस्ट 3 ओकेजन का मतलब है कि ग्रेटर और इक्वल टू 3 पे हमने ये चेक करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बनानी है, क्योंकि रैंडमली चोजन पे जब हम आ रहे हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनेगा। तो 2 से जो ग्रेटर नंबर है उनको आप चेक कर लें। हमने जैसे लिया था कि 2 से ग्रेटर नंबर हमने लेने हैं। अच्छा, 2 से ग्रेटर नंबर्स को देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, ये 6 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है ग्रेटर देन, ये वाली बन जाएगी 6/25। ओके, उसने क्या एटलीस्ट 3 है। एटलीस्ट 3 का मतलब है कि 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज होंगी। अप टू 9 तक जाना है। जाहिर है अगर हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें 3 भी शामिल है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक जाएगा। अब ये काफी बड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, तो इसको हम अदर वे राउंड लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3 करते हैं। अगर x इज लेस देन 3 को हम एक्सप्लेन कर दें तो ये बनती है x की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। इसको अब आप लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें। देखें, 9c 0 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर है 0 हो जाएगी, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो बनती है 19/25। इसका मतलब है 6/25, 0 एंड 19/25 पावर इज 9 प्लस, फिर आ जाएगा 9c1 6/25। अब इस सारे को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ले जी, ये कैलकुलेशन भी कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये नेक्स्ट फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उस पे मीन की वैल्यू ये आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन ये बन रहा है। तो x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean 16.5 and variance will be needing it is 6.6 square. A random sample of 150 of these birds is selected. How many of these 150 birds would you expect to have length? ये बन जाएगा probability between, इसके दरमियान निकालना है ना, तो x इज ग्रेटर देन 15.4 एंड 16.8। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज 15.4 माइनस 16.5 एंड डिवाइडेड बाय 0.6, and this is 16.8 minus 16.5 and divided by 0.6। अब आप इस आंसर को बेल कर्व पे शो करें। हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल में इसे कन्वर्ट कर दिया। देखें,
ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन की वैल्यू 0 आ रही है और 0.5 की वैल्यू पॉजिटिव साइड पर है और -1.3 की वैल्यू नेगेटिव साइड पर आ रही है और प्रोबेबिलिटी इन दो नंबर्स के दरमियान में फाइंड करनी है। ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसका मतलब है जो 0.5 से लेस वाले नंबर हैं उनको हम लिखते होते हैं फाइव ऑफ 0.5 माइनस, और अगर आप इस एरिया को माइनस करें तो ये एरिया माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड रीजन आ जाना है 1 - 5 ऑफ 1.833। इसको आप माइनस कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे अब मोड पे जाएं और स्टैट्स मोड सेलेक्ट करें और ये पी एफ टी की वैल्यू लें। तो जब आप 0.5 करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा 0.691 और 5 -1 और प्लस। अब इसको भी आप उसी तरीके से चेक करें कि पी ऑफ टी की वैल्यू आ रही है 1.833, तो इसका आंसर आ रहा है 0.9666 और इन सब वैल्यूज को आप एडजस्ट कर लें, -1 कर दें तो ये आंसर आता है 0.6581। ओके, next है length of eastern bluebirds are normally distributed with mean 18.4 and standard deviation is this। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास द लेंथ ऑफ वेस्टर्न ब्लू बर्ड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस और रैंडम सैंपल उतना लिया। अब क्या क्या लेंथ ऑफ ईस्टर्न ब्लू बर्ड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 18.4 and this is the variance। It is known that 72% of eastern bird have lengths greater than this। इसका मतलब है probability of x is greater than 17.1 will have the probability of 0.72। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करें, तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस मीन, और इस केस में मीन 18.4 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें और इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है ये, दिस इज -1.3 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऐसा करें ना कि -1.3 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन को a कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a, दिस इज 0.72। अब a को अगर हम राइट साइड पे शो करें और ग्रेटर के साइन को देखें तो ये वाला एरिया बनता है जो कि जाहिर है स्मॉलर एरिया है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है a ने होना है लेफ्ट साइड पे, ये -a की वैल्यू है। अब -a से जब ग्रेटर लेंगे तो जब आप इससे ग्रेटर वैल्यूज लेंगे तो ये सारा का सारा रीजन आ जाएगा। इस रीजन को हम लिखते होते हैं 5 ऑफ -a एंड दिस इज 0.72। -a फाइंड करना है और अब आंसर निकालेंगे इस प्रोबेबिलिटी पे टेबल यूज करते हैं। देखिए हमने 0.72 पे नंबर ढूंढना है ना, वैल्यू ढूंढेंगे। तो टेबल पे अगर हम जाएं, देखें 0.72, ये जो नंबर है ये वाला नंबर देखें, ये आ रहा है 0.7190, हमें 0.72 चाहिए। और अगर आप इसमें से इस नंबर को उठाएं 10 को और इसमें ऐड करें तो ये 0.72 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस रो में चेक करना पड़ेगा कि क्या नंबर आ रहा है। तो इसमें नंबर आ रहा था ये 0.5, और ये जो हमने आंसर लिया है 0.712, इसको कॉलम में चेक करें तो ये कॉलम बेसिकली बनता है, ये 8 कॉलम बनता है। ठीक है, तो यानी 0.58 आ गया। और इसमें ये जो 10 वाली वैल्यू है इसको कॉलम में चेक करें तो ये वाली वैल्यू 3 बनती है, यानी ये बनता है 0.5 और फिर 8 और 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, माइनस की जगह अब इसकी वैल्यू भी ले लेना, ए की वैल्यू बनती है 1.3 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो आंसर था 0.583।
अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.3, इट इज 2.23, 229 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 2.23 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आता है कि a random sample of 120 eastern bluebirds is chosen. Use an approximation to find the probability that is fewer than 80 of these 120 bluebirds have length greater than, अब देखें have length greater than 17.1, इसका मतलब है कि ये जो लेंथ ग्रेटर देन 17.1 है, इसको प्रीवियस पार्ट में उसने ये हमें बताया हुआ था कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी वो उसने दी हुई थी कि 0.72, तो हम इसको सक्सेस ले लेते हैं। फेलियर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.28 है। इसमें जब हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मीन फार्मूला बाइनोमियल से बनेगा NP 120 इंटू दिस, तो ये आंसर आ रहा है 86.4। ठीक है जी, आपको क्या चाहिए, फीवर देन 80, x इज लेस देन 80। करेक्शन एरर लगेगा जब आप इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए लेस देन 80 को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो 80 से जो लेस नंबर आएगा वो 79 है, 78 है और इस तरह चलता जाएगा। करेक्शन एरर हमने इस तरीके से लगाना है कि जैसे 79.5 से लेस करेंगे तो राउंड करके वो 79 पे आ जाएगा। इसका मतलब है करेक्शन एरर में आएगा z इज लेस देन 79.5 माइनस मीन। इसमें मीन की जो वैल्यू हमने फाइंड किया दैट इज 86.4 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा कि जो वेरिएंस आया था उसका स्क्वायर रूट कर दे। ये इसका आंसर आ रहा है। तो अब ये देखें ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 79.5 माइनस 86.4, और नीचे जो है ये ले लें और लें जी, ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -1.403। बेल कर्व से थोड़ा सा आइडिया अगर हम ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये आ गया नेगेटिव साइड पर वैल्यू आएगी -1.403, लेस रीजन ये आ जाएगा तो इसमें 1.403 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बनेगा। 1.403 करें, प्लीज ये इसका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये बात हो रही है कि इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल देर आर 6 स्विमर, 8 साइकिलिस्ट, 11 रनर्स, ये इंफॉर्मेशन आ गई। ईच पर्सन competes in only one of these sports. A team of 7 people is selected. अब टीम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी जहां पे जिक्र आता है ग्रुप का, डेलीगेशन का, टीम का, जब उसको सिलेक्ट किया जाता है वहां पे हम कम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कम्बिनेशन अप्लाई होगा, और क्योंकि आपने 7 मेंबर्स की टीम बनानी है आउट ऑफ 25, तो इसमें क्या कंडीशन लग रही है, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच अ टीम ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड इफ इट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन स्विमर, यानी एक स्विमर होना है, एट लीस्ट 4 साइकिलिस्ट, कम से कम 4 साइकिलिस्ट होंगे, एट मोस्ट 2 रनर, ज्यादा से ज्यादा 2 रनर होंगे। तो अब आप देखें कि एक आपने जो भी टीम बनानी है उसमें एक स्विमर तो होना ही होना है। अब एटलीस्ट 4 का मतलब है कि कम से कम 4 है, तो 5 साइकिलिस्ट हो सकते हैं। अब देखिए 5 + 6 और ये 7 हो गए, यानी आपने सिलेक्शन टीम ऑफ 7 बनानी है ना। तो इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, तो अगर हम वन स्विमर लेते हैं और ये जो एटलीस्ट 4 साइकिलिस्ट का मतलब है कि कम से कम 4 हो, जिसको हमने फर्स्ट केस में लिया,
4 अगर नहीं होंगे तो 4 से ज्यादा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और 5 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और तो इसका मतलब है 6 and 1 7 आ गया। आगे एट मोस्ट 2 रनर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 रनर होने चाहिए। तो इसको ऑपोजिट साइड से भी सोचे ना, अगर ज्यादा से ज्यादा 2 रनर है तो कम से कम कितने रनर होंगे, वो 0 हो जाएंगे। अब देखें, 0 रनर, 1 रनर और 2 रनर, यानी मैक्सिमम 2 रनर तक आप जा सकते हैं। तो ये हमारे पास वो ऑप्शन बन गई है जिसको सामने रखे अब हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखें, पहला केस जो है, क्योंकि स्विमर 6 थे उसमें से आपने एक स्विमर लेना है, तो 6 आ जाता है। साइकिलिस्ट 8 है, इसमें से आपने 4 साइकिलिस्ट लेने हैं। रनर 11 है, उसमें से 2 आपने लेने हैं। तो इसका मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 6 into 8 शिफ्ट C4, और इसी से फिर आगे मल्टीप्लाई क्या बन रहा है, 11 शिफ्ट C2। ये ले लीजिए, ये ऑप्शन बन गई 23100। अब इसी तरीके से देखें, जब आप इसमें 6C1 लेंगे तो अब क्या आ रहा है, 8C5 आ गया और 11C1 आ गया। तो इसमें ये बनता है 8 शिफ्ट C5, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 11 भी करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 3696। और इसके बाद आ रहा है जी 6C1 और 8C6 हो जाएगा और 11C0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 8C6 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो ये 168 आता है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ways of selecting a team of 7 is equal to, सारी ऑप्शंस प्लस कर दें। ले जी, ये एक पार्ट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट पे हम आए तो है कि फॉर अनदर कंपटीशन अ टीम ऑफ 9 पीपल। अब देखें, अब 9 पीपल आ गए ना, कंसिस्ट ऑफ 2 स्विमर, 3 साइकिलिस्ट, 4 रनर। The team members stand in a line for a photograph. How many different arrangements are there of 9 people if the swimmer stand together, cyclists stand together and runners stand together? अच्छा, सारे इकट्ठे अपने अपने ग्रुप में ही खड़े हो रहे हैं, यानी इसका मतलब है 2 स्विमर आ जाएंगे और 3 साइकिलिस्ट आ जाएंगे, 4 रनर आ जाएंगे। इन्होंने इकट्ठे बैठना है, यानी इकट्ठे ही लाइन में खड़े होना है। तो एक ग्रुप इनका बनेगा, एक ग्रुप इनका बनेगा, एक ग्रुप इनका बनेगा, ये इनर लाइन आ गई, यानी इसका मतलब है 1 2 3। जब आप अरेंज करेंगे, जैसे हमने स्विमर शुरू में लिए हैं वो सेकंड पोजीशन पे भी आ सकते हैं ना, तो थर्ड पोजीशन पे भी आ सकते हैं, यानी ये तीनों जो ब्लॉक हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को तो हम लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल। फिर ये जो स्विमर है ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसको लिख दें 2 फैक्टोरियल। साइक्लिस्ट भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसको लिख दें 3 फैक्टोरियल। और रनर्स भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसको लिख दें 4 फैक्टोरियल। यानी इसका मतलब है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 एंड 24। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 24 कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ 9 पीपल इफ नन ऑफ द साइक्लिस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी आप इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दें, यानी एक ग्रुप आप बना दें साइक्लिस्ट का और दूसरा ग्रुप आप बना दें अदर देन साइक्लिस्ट। अब ये जो अदर देन साइक्लिस्ट है ना, इसको चले मैं ओ कह देता हूँ, ठीक है, आपने जरा इसको माइंड में रखना है। अब देखें, 9 लोगों को अरेंज करना था, उनमें से साइक्लिस्ट 3 है, तो अदर 6 हो जाएंगे। तो आप ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये अदर एथलीट्स को हमने खड़ा कर दिया है। अब इसका मतलब है कि साइक्लिस्ट के बारे में वो कह रहा है कि उनको नन ऑफ साइक्लिस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ खड़े ना हो।
इसका मतलब है साइक्लिस्ट की पोजीशन ऐसे बन सकती है, वो यहाँ आ सकता है, वो साइक्लिस्ट यहाँ पे आ सकता है, वो साइक्लिस्ट यहाँ पे आ सकता है। ये देखें, अब हर दो एथलीट के दरमियान अगर आप साइक्लिस्ट को खड़ा करेंगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दे आर नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये ऑल्टरनेट फॉर्म बन जाता है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि ये जो अदर एथलीट्स हैं इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखें, ये बनता है 6 पिक्टोरियल। अब ये जो पोजीशन है इनको हम स्पेसेस का नाम दे देना, ताकि साइक्लिस्ट को हम इन ओपन स्पेसेस में कहीं पे भी खड़ा कर दें, तो ये 7 स्पेसेस बन रही हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि 7p, अब साइक्लिस्ट 3 है तो 7p3 कर देंगे, तो 6 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7p3, ये देखिए ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ले जी, ये वाला पेपर भी कंप्लीट हुआ।